कलेक्शन का यूज क्या है, क्यों हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये पहले समझते हैं। कलेक्शन, कलेक्शंस, ठीक है। आपको याद होगा अभी प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया था। प्रिमिटिव डेटा टाइप सिंगल वैल्यू स्टोर करते हैं, है ना, हमने बताया था, याद है? हाँ सर। सिंगल सिंगल वैल्यू के लिए हम क्या यूज, प्रिमिटिव सर वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो हेलो, सभी को हो रही है, एक बार रिप्लाई करो। हाँ सर, अभी हो रही थी ब्रेक। यार 5G नेटवर्क पकड़ रहा है, कैसे बोल रहा है? 5G में भी प्रॉब्लम आ रही है। अभी सही है? हाँ अब ठीक है सर। हाँ, तो सिंगल वैल्यू स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप। सभी को क्लियर है ना ये कॉन्सेप्ट? अगर हमें हाँ 100 स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करना है, तो क्या प्रिमिटिव डेटा टाइप में हम 100 रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हैं? रिकमेंडेड अप्रोच है? नो सर। नहीं। इसके लिए हम, हाँ, इसके लिए हम यूज करते हैं एरेज, ठीक है। एरेज का हम यूज क्या किस लिए करते हैं? मल्टीपल वैल्यू स्टोर कराने के लिए, ठीक है। मल्टीपल, मल्टीपल वैल्यू के लिए हम यूज करते हैं क्या? एरे। एरे हमें प्रोवाइड करता है, आप 100, 1000, 10,000 जितना भी आपको डेटा स्टोर करना है आप स्टोर कर सकते हैं, पर डेटा स्टोर कर सकते हैं एरे में। तो प्रॉब्लम क्या है एरे? सर सेम ही टाइप के करता हो तो। सर फिक्स साइज होता है सर, फिक्स साइज एरे का सर। हाँ, इसकी साइज फिक्स्ड होती है। इसकी साइज क्या होती है एरे की? फिक्स्ड होती है। इस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है रियल टाइम में। प्रॉब्लम्स क्या होती है? प्रॉब्लम किसकी होती है? मेमोरी वेस्टेज का प्रॉब्लम होता है, काफी मेमोरी। आपने डिसाइड किया कि मुझे 10 स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है, तो आपने 10 स्लॉट बनाए। 10 स्लॉट मीन्स 10 आपने मेमोरीज जनरेट की कि इसमें 10 स्टूडेंट को स्टोर किया जाएगा। जो आइडिया है कि 10 से 11 नहीं हो सकता, 10 तो 10 फिक्स्ड। जहां आपको आइडिया है कि 10 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो आप उस जगह पे चूज करेंगे एरे। क्यों? क्योंकि ये जो मेमोरी प्रोवाइड करेगा वो आपको फिक्स्ड प्रोवाइड करता है। लेकिन आपको आइडिया नहीं है कि नेक्स्ट बैच में 10 स्टूडेंट होंगे, 20 स्टूडेंट होंगे, 40 स्टूडेंट होंगे या 100 स्टूडेंट होंगे। तो ऐसे जगह पर हम एरे का यूज नहीं करते। वहां पर हमें डायनेमिक मेमोरी चाहिए, जो कि एरे प्रोवाइड नहीं करता। एरे किस टाइप की मेमोरी प्रोवाइड करता है? फिक्स्ड टाइप की। और हमें रिक्वायरमेंट क्या है? डायनेमिक। क्योंकि हमें आइडिया ही नहीं है कि कितने स्टूडेंट रजिस्टर्ड होंगे, 10 स्टूडेंट होंगे या 100 होंगे।
अगर मान लो मैंने 100 स्टूडेंट रजिस्टर्ड, मैंने एक्सपेक्ट किया कि मान लो 100 स्टूडेंट तो आएंगे ही आएंगे, समथिंग नहीं आएंगे तो 50 आएंगे, 30 आएंगे, ठीक है। तो आपने इस टाइप का अगर डिसाइड किया, 100 आपने एरे में, आपने एरे बनाया और उसमें 100 की अपने साइज क्रिएट कर दी। मान लो नहीं आया, 10 स्टूडेंट आए तो बाकी 90 मेमोरी वेस्ट ना, वो तो यस सर। ऑक्यूपाई करेगा आपका, क्योंकि 100 है तो वो वेस्ट है। तो ये इसलिए ऐसे सिचुएशन में हम एरे यूज नहीं करते हैं, जहां हमें रिक्वायरमेंट है डायनेमिक की, डायनेमिक मेमोरी की, कि जब स्टूडेंट हो हमारे पास 30 स्टूडेंट हो तो 30 मेमोरी क्रिएट हो, और जैसे ही स्टूडेंट इंक्रीज हो, रजिस्टर्ड हो, तो ऑटोमेटिक वो इंक्रीज कर ले, 40, 50, 100, 200, 1000, जैसे जैसे बढ़ते जाए वैसे वैसे मेमोरी भी इंक्रीज हो, और जैसे घटता जाए तो मेमोरी भी डिक्रीज हो। इस टाइप की रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है हमारा कलेक्शन, ठीक है। तो कलेक्शन क्या होता है, कलेक्शन का हम यूज कब करते हैं, डायनेमिक मेमोरी के लिए। एरे का यूज जो होता है फिक्स्ड मेमोरी, ये फिक्स्ड मेमोरी प्रोवाइड करता है। इसमें भी आप मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, बट ये क्या होती है, डायनेमिक मेमोरी प्रोवाइड करता है। डायनेमिक मेमोरी प्रोवाइड कौन करता है, कलेक्शन। कलेक्शन आपको डायनेमिक मेमोरी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और एरे में मैंने आपको एक और बताया कॉन्सेप्ट, एक तो ये फिक्स्ड होता है, दूसरा क्या होता है एरे, इसमें सेम टाइप के डेटा स्टोर किए जा सकते हैं, है ना। सेम टाइप के डेटा मीन्स इंट एरे, तो आप इसमें क्या स्टोर करेंगे, ओनली इंट एरे मीन्स इंट टाइप की डेटा, ठीक है। इंट टाइप की ही डेटा स्टोर कर सकते हैं, ये होता है फिक्स्ड। तो इस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व कैसे करते हैं, इस प्रॉब्लम को हमने रिजॉल्व कैसे किया, हम चाहते हैं डिफरेंट टाइप की डेटा को स्टोर कराना, तो इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करेंगे, बोला सर ऑब्जेक्ट क्लास का यूज करके सर। ऑब्जेक्ट क्लास यूज करेंगे, गुड। तो इसके लिए डिफरेंट टाइप के लिए हम ऑब्जेक्ट एरे यूज करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओबीजे, ऑब्जेक्ट एरे ये आपका इंट टाइप का भी डेटा स्टोर कर सकता है, और स्ट्रिंग भी, और लाइक न्यू स्टूडेंट टाइप का, न्यू स्टूडेंट, न्यू एम्प्लॉय, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है। लेकिन एरे में प्रॉब्लम क्या है, ये डिफरेंट टाइप का, जिसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम क्या है इसकी, साइज फिक्स्ड होने का, है ना। एरे डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है या नहीं, कर सकता है सर, साइज का इशू आएगा। हाँ हाँ, ऑब्जेक्ट एरे हम यूज करेंगे तो इसका डिफरेंट टाइप का डेटा हम स्टोर करा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम फिर से वही आएगी कि साइज का प्रॉब्लम आएगा। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कलेक्शन, हाँ कलेक्शन यूज करेंगे, ठीक है। नहीं, डायनेमिक बनाने के लिए, ठीक है।
डिफरेंट टाइप के डेटा स्टोर करने के लिए ऑब्जेक्ट एरे, और इस डायनेमिक बनाने के लिए हम यूज करेंगे कलेक्शन। ठीक है, क्या सिर्फ डायनेमिक बनाने के लिए कलेक्शन की रिक्वायरमेंट है? ओनली डायनेमिक के लिए हम कलेक्शन एपीआई पढ़ेंगे? हम्म? नहीं ना। कलेक्शन एक एक टाइप का एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क किसको बोलते हैं? फ्रेमवर्क मीन्स, कोई बताएगा फ्रेमवर्क के बारे में? किसी को आइडिया है? हेलो, फ्रेमवर्क होता क्या है बताओ? हम्म, देखो फ्रेमवर्क वो चीज होती है कि जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपको बिजनेस लॉजिक कैसे लिखनी है, आपके रिक्वायरमेंट को वो फ्रेमवर्क फुलफिल कर दे। मीन्स वो कंप्लीट आपको एक सिस्टम परचेज किया विंडोज का, ठीक है, और आप जो डेवलपर हैं फ्रंट एंड के डेवलपर हैं, आपको रिक्वायरमेंट क्या है? वीएस कोड, है ना, उसका सर्वर, और बैकएंड के लिए आपको जो सॉरी नोड जेएस आपको रिक्वायरमेंट है। अब मान लीजिए एक्सेल, पीडीएफ, ये सारी चीजें ये आपकी रिक्वायरमेंट है। किसके लिए? फ्रंट एंड वाला अपना सेटअप क्या करेगा, उसी सिस्टम में फ्रंट एंड का पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। दूसरा डेवलपर है बैक एंड का, उसको क्या रिक्वायरमेंट है उसी सिस्टम में? आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, यस सर, आ रही है। तो सेम सिस्टम में वो कौन, हाँ, सेम सिस्टम में वो क्या कॉन्फ़िगर करेगा? एक्लिप्स डाउनलोड करेगा, जेडीके डाउनलोड करेगा, है ना, और बाकी एक्सेल, वर्ड, पीडीएफ, ये सारी चीजें उसकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, एक अलग डेवलपर है, थर्ड डेवलपर, वो डेटाबेस पर है, तो डीबीएस से रिलेटेड वो सारी चीजें कॉन्फ़िगर करेगा, और जो भी उसको प्रोग्राम लिखना है वो प्रोग्राम लिखेगा। तो मतलब ये समझ रहे हैं कि आप एक क्लाइंट है या एक आप यूजर हैं, उस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, और वो जो सॉफ्टवेयर है वो सभी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट डिफरेंट है। आपकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, आपके तीनों डेवलपर जो है तीनों की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, लेकिन सेम सिस्टम सभी को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, सभी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है ना। आप बोल रहे हो कि मुझे विजुअल स्टूडियो कोड चलाना है, तो बोले ठीक है, आप ये लो डाउनलोड करो, विजुअल स्टूडियो कोड रन करो। आप बोल रहे हो कि मुझे डेटाबेस पे काम करना है, और एकल पे काम करना है, सीएमडी चलाना है, आपकी रिक्वायरमेंट, आप बोले एक्सेल पे एक्सेल। तो ये क्या है, एक प्रकार से हम एक एग्जांपल बता रहे हैं, एक प्रकार से इसको हम फ्रेमवर्क समझेंगे। इसको हम बोलेंगे एक फ्रेमवर्क है हमारा कंप्यूटर, जो जिसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो काम करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। आया समझ में? फ्रेमवर्क क्या होता है? नहीं, कि सिस्टम कंप्यूटर हमारा एक फ्रेमवर्क है, वो जितने भी यूजर हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। उसको क्या बोलेंगे? फ्रेमवर्क बोलते हैं। ठीक है, अगर सिंपल भाषा में जाएंगे तो आप बोलेंगे जैसे कि एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर जो आपको बना बनाया सारी चीजें बनी बनाए प्री डिफाइंड सारे फीचर्स आपको प्रोवाइड करे, कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आप सिंपली यूज करो और एग्जीक्यूट करो। इस टाइप, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेमवर्क बोलते हैं। एक एग्जांपल देखो, जैसे मान लो एग्जांपल में
जैसे आपको बनाना है, जैसे घर में लेडीज खाना बनाती है, ठीक है, तो उनको रोटी बनाने का प्रोसेस कितना लेंदी है यार। रोटी रोटी कैसे बनती है? फर्स्ट प्रोसेस एक स्क्रैच से, हाँ, हमारे पास फ्लोर होना चाहिए। फ्लोर कहाँ से आएगा? बोलो यार। शॉप से। शॉप से आएगा। शॉप वाले कहाँ से लाके देंगे? वो भी तो मैन्युफैक्चर करते होंगे फैक्ट्री कहीं से। से। तो फैक्ट्री से। फैक्ट्री वाले कहाँ से प्रोडक्ट रॉ मटेरियल? किसान से सर। हमसे। किसान से आएगा। किसान क्या करता है? वो खेत जोतता है। हाँ, वो खेत जोतता है। तो एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे मेहनत कौन कर रहा है? किसान। जो रॉ मटेरियल जनरेट कर रहा है किसान। किसान किसान कर रहा है। खेत जोतता है उसमें। हाँ, वो एक प्रोसेस क्या है, अगर आपको रोटी बनानी है कंप्लीट, मीन्स रोटी खाने से लेकर, तो आपको प्रोसेस क्या है, आपको खेत जोतना पड़ेगा, बीज डालना पड़ेगा उसके अंदर, फिर कुछ दिन वेट करना होगा, फिर उसके बाद उसकी फसल की कटाई, फिर उसके बाद फिल्ट्रेशन प्रोसेस, उसको फिल्टर किया जाएगा, देन उसके बाद वो फैक्ट्री में जाएगा, वहां पास उसको उसका पाउडर बनाएंगे, मैश करेंगे उसको, आपके पैकेट्स में आप, या पैकेट्स आएगा नहीं, ओनली आप खुद कर रहे हैं, आप सारी चीजें खुद कर रहे हैं। तो आप सोचिए, तो आपको क्या करना होगा, आटे पड़ेंगे। पहले गांव में होता था, पुराने दिनों में जाओगे तो लेडीजें क्या करती थी, एक चक्की होती थी, चक्की में पीस के, हाथ हाथ वाली चक्की ना, याद है? हाँ सर, हाँ सर, हाथ गाँव वाली में Yes, चक्की में आटे भी है पीसती थी, और उससे गांव में चल, तो उससे निकलता था आटा, और उस आटे को फिर गूंदना, फिर गूंदने के बाद बेलना, फिर रोटी बनाना, तब जाके आप खा पाएंगे रोटी। तो ये पूरा प्रोसेस क्या है, स्क्रैच प्रोसेस है। कितना टाइम लगेगा इसमें? अगर आपको रोटी बनाना है, रोटी खाना है, सो ऑफिस जाना है, ड्यूटी मीन्स अपने काम पे जाना है, तो इसका मतलब ये है कि आपको पहले इतनी सारी मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप दूसरा काम कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा बंदा आपको मिल जाए आपके मोहल्ले में, जहाँ भी आप रहते हैं, जबकि कॉलोनी में, तो कॉलोनी में वो बोले कि एक काम करो भाई, आपको ऑफिस जाना है, आप ऑफिस जाइए, आपको रिक्वायरमेंट क्या है, तो आप बोलेंगे मुझे गेहूं से आटा में कन्वर्ट करने के प्रोसेस चाहिए, वो मतलब आप कन्वर्ट करके आप हमें दे दें, तो हमारा ये टाइम जो है बच जाएगा। तो वो थर्ड पार्टी जो है वो क्या कर रहा है कि अगर आप गेहूं देते हैं तो वो आटा बना के देता है, तो वो आटा लेके आएगा, और क्या किया इसने, रोटी बनाया, ऑफिस में लेके चला गया, ठीक है। लेकिन गेहूं कहाँ से मिलेगा? तो उसने थर्ड पार्टी हायर किया कि मुझे रिक्वायरमेंट है किसकी, गेहूं की। अब वो गेहूं कहाँ से मिलेगा? गेहूं, अब वो होलसेलर जो भी होगा, जो मीन्स किसानों से जो कलेक्ट करके ला रहा हो, तो थर्ड पार्टी क्या है, वो गेहूं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब गेहूं कहाँ से आ रहा है? वो किसान से आ रहा है। तो देखो, ये सब क्या है, अलग अलग एक एक प्रोसेस जो है हमारा, हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट, वीट से फ्लोर को जनरेट करना। दूसरा क्या है, जो वीट है इसको स्टोर कराना। थर्ड जो है, उसको क्या करना, उसकी पैदावारी करना, जो फसल को बढ़ाना किसान का। तो अलग अलग हमने पार्टीशन में दे दिया, और सभी लोग काम कर रहे हैं, और ये सारे काम जो करके आपको दे, ठीक है, आपका काम क्या है, सिंपल, आपको बना बनाया आटा मिल रहा है, आप तुरंत उसको रोटी बना रहे हैं। तो इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है, वो जितना काम आप हो सकता था 10 दिन में, ये 1 साल लग जा रहे हो, वो काम अभी कितने टाइम में हो रहा, वो काम कितने टाइम में हो रहा, 1 घंटे में, 1 घंटे में हो जाएगा। यस सर। क्यों यार, आटा मिल गया, मार्केट Yes, से sir. लेके आए, उसको गूंदे, रोटी बनाए, 1 घंटे में प्रोसेस हो रहा। तो ये फ्रेमवर्क्स जो होते हैं, ये सेम सिनेरियो बेस्ड है, इसी सेम सिनेरियो पे बेस्ड है। जो तुम्हारे हार्डवर्क है, जो ज्यादा लेंदी प्रोसेस है,
जो उस जो जो सारे प्रोसेस है उनको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, कि जो डेवलपर को ज्यादा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, इसकी रिक्वायरमेंट को हम अलग अलग पार्ट्स में कंप्लीट करके आपको फीचर्स प्रोवाइड करता है। आपको इसकी जरूरत है तो आप ये ले लो, आपको दूसरा चीज जरूरत है तो आप ले लो। ठीक है, समझ में आ रहा? ये मैंने एक एग्जांपल दिया है। मैगी बनाना है तो बताओ, मैगी बनाने के लिए मार्केट से जाएंगे, मैगी लेके आए, 2 मिनट में मसाला रेडी। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सिंपल मसाला डालो, 2 मिनट में मैगी रेडी। खैर ये तो एडवर्टाइज है, होता 10 मिनट है क्या? 2 मिनट Yes, में sir. हो जाता है क्या? हाँ सर, 2 मिनट में नहीं 10 बनती मिनट है तो सर, लग वो ही जाते हैं मैगी बनने में। आराम से लग जाते हैं सर 10 मिनट। हाँ। ठीक है, फास्ट। तो ये जो सॉफ्टवेयर, जो फ्रेमवर्क्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपको आज आप लोग को मालूम होगा कि आप सिटी में आपको मटर मटर जो होते हैं उसको छीले छिलाए मटर मिलेंगे, आलू कट मिलेंगे, सब्जी कट मिलेंगे, कट किया हुआ। ये भी नहीं कि आपको काटने घर में, पैकेट में आपको बना बना रखा हुआ, जाओ उठाओ और लाइक रेडी। ये इस फैसिलिटी को क्या बोलते हैं, रेडीमेड फैसिलिटी। आपको सब चीज रेडीमेड मिल रही है, आप लाओ और यूज करो। इससे क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा, है ना? तो हम एप्लीकेशन में जो फ्रेमवर्क्स यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं के लिए, कि हमारा टाइम सेव हो, लेंदी कोड ना लिखना पड़े, उस कोड से हम बच जाए, डुप्लीकेट कोड जनरेट ना हो, मल्टीपल कराता है जो हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो कैसे प्रोवाइड करता है? इसके पास कुछ प्री डिफाइंड क्या होंगे, इंटरफेस और क्लासेस होंगे। तो कलेक्शन के पास क्या है, कलेक्शन क्या होती है, कलेक्शन के पास क्या है, प्री डिफाइंड इंटरफेस और इंटरफेस एंड क्लासेस। इंटरफेस एंड क्लासेस अवेलेबल हैं, इंटरफेसेस एंड प्री डिफाइंड इंटरफेसेस एंड क्लासेस किसके पास होती हैं, कलेक्शन फ्रेमवर्क के पास, कलेक्शन एपीआई जिसको बोलते हैं। इंटरफेस और क्लासेस के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एपीआईस। मींस क्लास को, जो क्लास है एपीआई है हमारे पास, तो इसको हम बोलते हैं एपीआई। ठीक है, ठीक है। अब देखो, जैसे ये तो हमें मालूम हो गया कि फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, है ना? कलेक्शन फ्रेमवर्क, कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होते हैं, ये क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर है सर। हाँ, लेकिन ये काम किस टाइप का काम करता है, कलेक्शन फ्रेमवर्क काम क्या करता है? क्या सिर्फ इसकी कलेक्शन की जो नेचर है ग्रोवेबल है, क्या सिर्फ यही काम है कि चीजों को डायनेमिक बनाना, या फिर इसके अलावा कुछ काम है? इसके अलावा वो काम है जो एरे नहीं कर सकता। जैसे कि एरे के पास अगर मैं बोलूं कि स्टूडेंट का हमारे पास रिकॉर्ड है, ठीक है, 10 स्टूडेंट हमें स्टोर कराना है, ठीक है, हमने 10 स्टूडेंट स्टोर कर दिया किसमें, एरे में। अब मैंने बोला कि इंडेक्स 5 पे जो स्टूडेंट है, इसको न्यू स्टूडेंट को इंडेक्स 6 पे स्टोर करो, सॉरी इंडेक्स 5 पे स्टोर करो। जैसे देखो यहाँ एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, न्यू स्टूडेंट, इसकी मैंने साइज रखी 10,
10 साइज है ना। स्टूडेंट एस ठीक है। एस टी इंडेक्स ऑफ, यहाँ मैंने 0 इंडेक्स पे असाइन किया, मीन्स स्टोर किया क्या, एक रिकॉर्ड, न्यू स्टूडेंट। न्यू स्टूडेंट ये होगा, स्टोर होगा 0 इंडेक्स पे। मैं इसी तरह से कितने इंडेक्स हमारे पास है, मान लो 10 स्टूडेंट है। 1 2 3 4 स्टूडेंट ले लो। 1 2 4 स्टूडेंट है, ठीक है। मेरे पास एक 5th स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट आया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसको ऐड करना कौन से पोजीशन पे, इंडेक्स 1 पे। तो बताओ इंडेक्स 1 पे मैं असाइन करना चाहता हूँ, तो पॉसिबल है इंडेक्स 1 पे असाइन करना एरे में इंडेक्स 1 पे मैं असाइन कर रहा हूँ न्यू। अरे क्यों नहीं यार, यस पॉसिबल है, हम असाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, है? देखो जैसे मैं बोला इंट आई, ठीक है, इंट आई इक्वल टू 10 रेफरेंस है। अब मैं बोलो आई में 20 असाइन कर दो, पॉसिबल है कि नहीं है? पॉसिबल है ना आई में 20 असाइन करना, आई में 30 असाइन करना पॉसिबल है। लेकिन आप रिजल्ट अगर देखेंगे तो इसमें एंड में क्या आएगा कि 10 को रिमूव कर देगा, 10 को रिप्लेस किया जाएगा इससे 20 से, फिर 20 को रिप्लेस किया जाएगा 30 से, लास्ट में जो रिजल्ट होगा क्या होगा 30। आई जो पॉइंट करेगा किसको, 30 को, बाकी इसको क्या किया जाएगा, रिमूव कर देगा, है ना। कभी आप इसको अगर आप चाहे तो सेकंड वाले को डेटा प्रिंट नहीं करा सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप एरे भी हो चाहे, ठीक है, एरे के इंडेक्स 1 पे असाइन करना चाहते हैं न्यू स्टूडेंट का रिकॉर्ड, तो ये असाइन हो जाएगा, बट ये क्या होगा, ओल्ड रिकॉर्ड रिमूव हो जाएंगे। है समझ में प्रॉब्लम क्या है? आप उस इंडेक्स पे नए एलिमेंट को स्टोर करना चाहेंगे तो आपका स्टोर होगा, लेकिन ओल्ड रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा, ओल्ड स्टूडेंट के रिकॉर्ड को रिमूव कर देगा। तो इस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करेंगे, कलेक्शन के थ्रू। कलेक्शन हमें बोलता है कि आप ऐड कर रहे हैं, आप ऐड करते जाइए। क्यों? क्योंकि इसमें ऐड करने से आपकी जो एलिमेंट की साइज है जो इंक्रीज नहीं होगी, लेकिन कलेक्शन में इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि कलेक्शन क्या है, ग्रोवेबल नेचर है, और एरे क्या हमारा फिक्स्ड नेचर है। ठीक है, समझ में आया? हेलो, हाँ सर आया। हाँ, तो एरे में हम क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम्स जो है क्या है एरे में है कि अगर कोई न्यू रिकॉर्ड ऐड करना चाहेंगे तो ये ओल्ड रिकॉर्ड को उस इंडेक्स से रिमूव कर देता है। कि कलेक्शन में पॉसिबल है कि आप डेटा को ऐड कर सकते हैं इंडेक्स बेस पे। अगर इंडेक्स दिए आपने कि इस इंडेक्स पे हमें ये डेटा स्टोर करना है, तो आप डेटा न्यू रिकॉर्ड स्टोर करेंगे, वो क्या करेगा, जो ओल्ड रिकॉर्ड होगा वो शिफ्ट हो जाएगा, नेक्स्ट आगे, मतलब एक इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो इस तरह से शिफ्ट होगा। आप रिमूव करना चाहें तो आप न्यू रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड आप बोले आप इसको रिमूव करना, आप रिमूव कर दीजिए, फिर से वो शिफ्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या है, चीजें डायनेमिकली चलती हैं। अगर एलिमेंट न्यू ऐड हो रहा है तो वो उसकी एरे की साइज, जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप रिमूव कर रहे हैं तो एरे की साइज क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हमें
इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है रिमूव करने की, डिलीट करने की, इंसर्ट करने की, क्यों रिक्वायरमेंट पड़ती है? क्योंकि हम जब प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, रियल टाइम प्रोजेक्ट पे, तो वहाँ वहाँ जो एप्लीकेशन जो बिल्ड किया जाता है, लेयर पे काम किया जाता है, लेयर एप्लीकेशन होते हैं। जैसे आपको मालूम है, आपको बताया हूँ, एक डेटाबेस होता है, दूसरा सर्वर होता है, और तीसरा जो है वो क्या होगा आपका, ब्राउजर, है ना। यहाँ ब्राउजर से हमारा काम क्या करना है, ठीक है, ये आपका डीबी, डेटाबेस है, और सर्वर मीन्स सर्वर हमारा कोई भी सर्वर हो सकता है। तो इसमें जो भी हम एप्लीकेशन रन करते हैं वो कहलाता है वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन जो है हम किसी भी लैंग्वेज जैसे कि जावा के थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं, या फिर .NET या पाइथन की यूज से की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सर्वर एप्लीकेशन जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो काम होता है कि ब्राउजर अगर कोई काम मीन्स एंड यूजर, ब्राउजर अपने आप तो चलेगा नहीं, इसके लिए एंड यूजर होगा। तो मैं एक एंड यूजर बनाता हूँ, ठीक है, मान लीजिए एंड यूजर है। एंड यूजर कौन होगा, नॉर्मल यूजर जो एप्लीकेशन पे काम कर रहा है। ठीक है, ये सपोज मान लो एडमिन है। एडमिन क्या कर रहा है, न्यू स्टूडेंट है, जो है रिकॉर्ड है, फर्स्ट रिकॉर्ड क्या किए जा रहे हैं, बस ब्राउजर से डेटा को चेक किया जा रहा, सॉर्टिंग, जैसे कि शॉर्ट कर रहा कि हमारे पास एक स्टूडेंट आया, तो फर्स्ट तो रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्टर्ड हुआ, है ना। पहला प्रोसेस क्या है, फर्स्ट प्रोसेस एक न्यू स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कराना। सेकेंड प्रोसेस क्या है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद गेट करना, गेट ऑल रिकॉर्ड्स या डिस्प्ले कराना, डिस्प्ले, एडिट फंक्शनलिटी प्रोवाइड करना, एडिट, अपडेट, डिलीट। अगर एडमिन स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, 100 स्टूडेंट है, अब वो किसी स्टूडेंट को फाइंड करना चाहता है, किसके, बाय नेम या बाय रोल नंबर या बाय मोबाइल नंबर, किसी भी उसके जो भी रजिस्ट्रेशन, जो भी यूनिक नंबर, उससे वो क्या करना चाहता है, फाइंड करना चाहता है। तो उसके लिए एक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, सर्च ऑपरेशन, सर्चिंग के लिए, और वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना चाहता है तो उसको शॉर्टिंग भी कर सकता है, शॉर्टिंग की फंक्शनलिटी, वो शॉर्ट करना हो। ठीक है, और इस तरह से डेटा डिस्प्ले कराने के लिए रिट्राइविंग अप्रोच, रिट्राइव कराने के लिए, रिट्राइव मीन्स रिट्राइव, फेच कराना, डेटाबेस से निकाल के डिस्प्ले कराना। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन कराना मीन्स डेटाबेस में डेटा को स्टोर करना, इसको बोलते हैं इंसर्ट करना। डिस्प्ले कराना मीन्स सिलेक्ट
सिलेक्शन, कोई डेटा सिलेक्ट करना या गेट करना इंफॉर्मेशन। तो ये डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस जो प्री डिफाइंड है ये हमें प्रोवाइड किया जाता है। कौन प्रोवाइड कर रहा है? कलेक्शन एपीआई प्रोवाइड करता है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप रजिस्ट्रेशन करना है तो सेव इंसर्ट ऑपरेशन इंसर्ट कीजिए, ठीक है। डिस्प्ले करो के लिए गेट सेलेक्ट ऑपरेशन, ठीक है, सेलेक्ट ऑल। रिट्राइव करना, वही रिट्राइव या सेलेक्ट दोनों एक ही है, ठीक है। रिट्राइव करना, डिस्प्ले कराना, ठीक है, या फेच करना। अपडेट करना, अपडेट मीन्स इंसर्ट कराना। डिलीट मीन्स डिलीट करना रिकॉर्ड को, सिंपली डिलीट, है ना, डिलीट के लिए डिलीट ही होगा। डिलीट, इंसर्ट, सर्चिंग, सर्च करना, फाइंड करना, ठीक है, शॉर्ट करना, असेंडिंग और एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप ये देखिए कि मान लीजिए अगर आप कलेक्शन एपीआई यूज नहीं करते हैं, सपोज, ठीक है, मान लीजिए आप कलेक्शन एपीआई नहीं यूज करते हैं, तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, वो है स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना, ठीक है, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। उसके बाद इसके लिए क्या करना होगा? रजिस्ट्रेशन पेज बनाना। तो रजिस्ट्रेशन कैसे रजिस्टर्ड होगा डेटाबेस में, कैसे डेटा इसका स्टोर किया जाएगा? तो स्टूडेंट के लिए एक पेज इनपुट लेना एंड यूजर से, स्टोर करना डेटाबेस में, और यहाँ से रेस्पॉन्स रिटर्न करना स्टूडेंट का कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ। इन फ्यूचर रिक्वायरमेंट है ये एडिट की, तो एडमिन के पास आएगा, एडमिन बोलेगा मुझे एडिट करना है, तो वो फर्स्ट क्या करेगा? फाइंड करेगा स्टूडेंट का। तो स्टूडेंट को फाइंड करने के लिए स्टूडेंट टेबल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि स्टूडेंट में ही जाएगा। तो वो डेटा जैसे कि सर्च करना है, तो अगर आप बोलोगे कि सर्च करो, ठीक है, सर्च करो, तो ये बताओ ये सर्च मेथड किसका डेटा इनपुट लेगा? स्टूडेंट का या फिर एडमिन का? सर्च करने के लिए स्टूडेंट का। तो मतलब आपका जिसमें आईडी होगी, स्टूडेंट के मोबाइल नंबर के बेस पर आप सर्च कर सकते हैं या उसके रोल नंबर के बेस पे। तो स्टूडेंट जो होगा उसका रोल नंबर होगा, ठीक है। तो रोल नंबर में लेता हूं इंट रोल नंबर। तो ये जो सर्च ऑपरेशन है आपने बनाया है किसके लिए? स्टूडेंट के रोल नंबर के बेस पे। अगर आपने बनाया स्टूडेंट के बजाय आपको सर्च करना है, आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, किसका? स्टूडेंट की जगह एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट। एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन पेज आपने क्रिएट किया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन पेज क्रिएट होगा, इसका इनपुट अलग होगा। तो इसके लिए कंप्लीट लॉजिक आप लिखेंगे। बाद में मान लीजिए आपको एम्प्लॉय को सर्च करना है, किसके बेस पे? एम्प्लॉय का सर्च करना है डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बेस पे या एम्प्लॉय आईडी के बेस पे। तो यहाँ इनपुट रोल नंबर लेंगे या फिर एम्प्लॉय आईडी के बेस पे, या मुझे मान लो सर्च करना है डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बेस पे, ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बेस पे सर्च करना है। तो इस दोनों, अरे मिस्टेक, दोनों सर्च मेथड देखो अलग अलग वर्क कर रहे हैं। एक एम्प्लॉय के लिए वर्क कर रहा है, दूसरा स्टूडेंट के लिए। इसी तरह से 100 हमारे पास ऑब्जेक्ट होंगे तो 100 टाइप के डिफरेंट हमें बनाने पड़ेंगे अलग अलग, ठीक है। अगर यही चीज अगर प्री डिफाइंड सभी मिल जाए, सारी चीजों का जो है प्री डिफाइंड आपको मिल जाए, जो जितने भी स्टूडेंट है सेव करना है सेम मेथड स्टूडेंट सेव करो, डिलीट करना है डिलीट,
सर्च करना है, सर्च मेथड कॉल करो, रिट्राइव करना है, रिट्राइव मेथड कॉल करो। सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर दी जाए, तो अलग अलग स्टूडेंट को लिखने की जरूरत ना पड़े, मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए ये मेथड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? फ्रेमवर्क। यही फ्रेमवर्क कहता है कि मेरे पास प्री डिफाइंड बना बनाया रेडीमेड आइटम है, आप ले जाओ और यूज करो। तो बताओ, हमारे पास 100 ऑब्जेक्ट होंगे, तो 100 तो होंगे नहीं, होंगे तो थाउजेंड्स ऑब्जेक्ट, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं एप्लीकेशन में। तो इतने सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए वही ऑपरेशन क्या है? सर्च करना, रिमूव करना, डिलीट करना, अपडेट करना, रिट्राइव करना। ये कुछ बेसिक ऑपरेशन है जो बार बार यूज होते हैं। कोई भी एम्प्लॉय होगा तो उसको रजिस्टर तो करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा, कभी भी फ्यूचर में अपडेट करना होगा, नहीं वर्क कर रहा है तो डिलीट करना होगा। सर्च ऑपरेशन, सॉर्टिंग, डिलीट, डिलीशन, ये सारे ऑपरेशन क्या होंगे? जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे सभी के लिए सेम होंगे ना। अगर वो सेम जो फीचर्स है मैं उसको एक जगह बना के दे दूं, तो बताओ इससे हमारे डेवलपर्स का जो काम है वो काफी क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा, है। जो लेंदी वर्क है, मल्टीपल टाइम डिफरेंट डिफरेंट सभी के लिए लिखना, लॉजिक, वो क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा ना। उसको वन टाइम एक ही बार मिल गया बना बना, वो क्या करेगा? सिंपल सॉर्ट करना है एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, हाँ एम्प्लॉय क्या किया, emp.sort, सॉर्ट मेथड कॉल किया, हाँ क्या सॉर्ट करना है अब बता दो डेट। आपने बोला ना स्टूडेंट, एक ही यही सेम मेथड है, ये आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? कलेक्शन, stu.sort, ये स्टूडेंट के लिए शॉर्ट कर देगा। तो कलेक्शन एपीआई, अभी मैं बता रहा हूँ कंप्लीट लॉजिक कैसे बनाना है, ठीक है। तो ये मेथड के बारे में बता रहा हूँ कि ये जो मेथड है कॉमन मेथड है, तो ये कैसे प्रोवाइड करता है। चलिए स्टूडेंट नहीं, कलेक्शन, ठीक है। कलेक्शन डॉट सॉर्ट, इसके लिए भी हम क्या देंगे? कलेक्शन डॉट सॉर्ट। अब किसको सॉर्ट करना है? स्टूडेंट का रिकॉर्ड। तो किसके बेस पे है? स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, स्टूडेंट, यहाँ एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड किसके बेस पे फाइंड करना है? उसका डेटा पास करेंगे। यहाँ रोल नंबर के बेस पे पास करना है तो रोल नंबर पास कीजिए। यहाँ आप एम्प्लॉय की डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बेस पे सॉर्ट करना है, नेम के बेस पे सॉर्ट करना है, सैलरी के बेस पे सॉर्ट करना है, जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो यहाँ इनपुट दीजिए, वो सिंपल सॉर्ट कर देगा। सॉर्ट का मतलब क्या है? वो कंपेयर करता है ओल्ड रिकॉर्ड से न्यू रिकॉर्ड में। तो कंपेयर करने के बाद वो असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। तो ये ये क्या है? एक डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर के बेस पे काम करता है। तो इसके पीछे जो शॉर्ट मेथड लिखी गई है, टोटल डीएसए पे जो शॉर्टिंग है, एल्गोरिथम है, उसी पे डिजाइन किया गया है। तो ये फर्स्ट कंपेयर करता है ओल्ड रिकॉर्ड से, ठीक है। तो उसमें लेस कौन है, ग्रेटर कौन है, उसके बेस पे वो शॉर्ट करता है। तो नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर भी अप्लाई होता है इसके अंदर। तो आगे चल के बताएंगे कि कैसे इस सॉर्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म की जाती है। अभी ये क्लियर हो रहा है आपको कि ये कॉमन ऑपरेशन है ना। कलेक्शन हमें सॉर्ट मेथड दे रहा है, हम स्टूडेंट के रिकॉर्ड को भी सॉर्ट कर सकते हैं, एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को सॉर्ट कर सकते हैं। अगर कलेक्शन हमें सर्च मेथड दे तो हम कलेक्शन को क्या बोलेंगे? कलेक्शन डॉट सर्च या रिट्राइव, रिट्राइव, ये रिट्राइव मेथड। कलेक्शन डॉट रिमूव, रिमूव मेथड। कलेक्शन डॉट डिलीट तो हो ही गया, क्या? फाइंड मेथड। एक एग्जांपल देख लो, ये सारे मेथड। तो ये मेथड चाहे स्टूडेंट यूज करे, चाहे एम्प्लॉय यूज करे, चाहे एडमिन यूज करे, कोई भी यूज करेगा, सबके लिए क्या हो गया? रेडीमेड फीचर अवेलेबल हो गया ना। रेडीमेड उसको बना बनाया सारी लॉजिक्स मिल रही है ना। सिंपल वो क्या कर रहा है? तो उस मेथड को कॉल कर रहा है। तो कलेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है यार? कलेक्शन पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं ये क्या है? सर्वर से डेटाबेस, डेटाबेस से सर्वर। अब यहाँ फर्स्ट स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करना है, तो
ब्राउजर से इनपुट लेके जाना है सर्वर पे और रेस्पॉन्स रिटर्न करना है ब्राउजर पे। तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्रिएट करो, स्टोर करो, स्टूडेंट का रिकॉर्ड फाइंड करो, डिस्प्ले करो, स्टूडेंट का रिकॉर्ड एडिट करो और अपडेट करो रिकॉर्ड, ठीक है। सॉर्ट करो, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, सर्च करो, ठीक है। ये सारी चीजें स्टूडेंट पे चली। तो नेक्स्ट पेज पे जाएगा, यूजर देखेगा, बोलेगा नहीं एम्प्लॉय का, तो एम्प्लॉय का भी सेम ऑपरेशन। तो ये देखो यहाँ पास हमेशा क्या करना है, हमें एक लेयर से दूसरे लेयर पे जाना, दूसरे लेयर से तीसरे लेयर पे जाना। इसके अंदर भी, सर्वर के अंदर भी मल्टीपल लेयर्स होते हैं। कंट्रोलर लेयर, जिसको डिस्पैचर सर्वलेट बोलते हैं, सर्वलेट पढ़ोगे आप एडवांस जावा में, ठीक है। यहाँ आएगा सर्विस लेयर में लॉजिक लिखा जाएगा। यहाँ डेटाबेस लेयर, डेटा एक्सेस लेयर, और एक होता है ऑब्जेक्ट, डीटीओ ऑब्जेक्ट, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह हम ट्रांसफर करते रहते हैं। तो यहाँ जब हम ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरे जगह से, तो डेटा को क्या कराना, डेटाबेस में स्टोर करना और रिट्राइव करना। एक एक डेटा इसमें क्या है, लॉजिक लगानी पड़ती है। एक एक डेटा पे क्या करना है, शॉर्टिंग एल्गोरिथम लगाया आपने शॉर्ट कराने के लिए, ठीक है। सर्च ऑपरेशन परफॉर्म कराना, या इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म, डिलीट ऑपरेशन, किसी भी डेटा पे हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, तो ये एक लेयर से दूसरे लेयर में ट्रांसफर किए जाते हैं। तो इसके लिए हम यूज करते हैं एक लेयर से दूसरे लेयर पे ले जाने के लिए कलेक्शन एपीआई, कलेक्शन फ्रेमवर्क। कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या काम करता है, वो डेटा को आपको एक तो स्टोर कराता है, ऑल रिकॉर्ड्स को स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना, मीन्स एक जगह से दूसरे जगह सेंड करने का काम करता है। समझ में आया? कलेक्शन एपीआई, कलेक्शन फ्रेमवर्क क्यों पढ़ रहे हैं हम, रिक्वायरमेंट समझ में आ रही है? हेलो, यस नहीं समझ में आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। आ रही है सर, आ रही है। आ रही है। हाँ सर, अभी क्या है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कलेक्शन हम क्यों पढ़ रहे हैं, एक्चुअली रीजन क्या है पढ़ने का, है ना। क्योंकि देखो प्रॉब्लम्स हमारे पास इतने सारे प्रॉब्लम है ना। सिंगल वैल्यू प्रिमिटिव डेटा टाइप ज्यादा इसमें स्टोर नहीं कर सकते। हाँ, जिसमें स्टोर कर सकते हैं ज्यादा, लेकिन वो क्या है, फिक्स्ड है, वो डायनेमिक नेचर नहीं है। अगर मान लो डायनेमिक नेचर बनाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम कलेक्शन एपीआई यूज करेंगे। और दूसरा बात आती है, सेम टाइप के डेटा एलिमेंट को क्या करता है, सेम टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करता है। तो उसके क्या बोले कि आप बोल रहे हो कि एरे में सिर्फ सेम टाइप के डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट टाइप ले लो। लेकिन ऑब्जेक्ट टाइप अगर एरे लेते हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है, एक तो सेम टाइप का जो डेटा है आप डिफरेंट टाइप का ले सकते हैं, लेकिन अगर एम्प्लॉय के डेटा को कन्वर्ट करना हुआ, एम्प्लॉय में अगर अलग से सॉर्टिंग एल्गोरिथम अप्लाई करना हुआ, तो फिर से टाइप कास्टिंग का इशू होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या होगी, ये जो होगी चाइल्ड होगी और ऑब्जेक्ट पेरेंट होगा। तो ऑब्जेक्ट जो पेरेंट का रेफरेंस है वो चाइल्ड के एलिमेंट को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पास, टाइप कास्टिंग की प्रॉब्लम आएगी अगर ऑब्जेक्ट एरे अगर हम यूज करते हैं तो। क्यों यार, आएगी कि नहीं? क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्ट की क्या है, चाइल्ड है, चाइल्ड क्लास, चाइल्ड सब क्लासेस हैं इसकी ऑब्जेक्ट की। हाँ, तो पेरेंट के रेफरेंस से अगर मैं बोलूं कि स्टूडेंट चेक करो स्टूडेंट के हैं या नहीं, स्टूडेंट चेक करो, उसमें सॉर्टिंग अप्लाई करो, कितने टोटल स्टूडेंट है, टोटल एम्प्लॉय है, तो टाइप कास्ट करना पड़ेगा, यस सर, काउंट करना पड़ेगा कंडीशन लगा के, लॉजिक। तो एक तो ये प्रॉब्लम क्या है इसमें, टाइप कास्टिंग की है। तो कलेक्शन में क्या हुआ है, टाइप कास्टिंग को रिजॉल्व किया है जेनरिक से। जेनरिक का कॉन्सेप्ट बनाया है, टाइप सेफ्टी प्रोवाइड की गई है। जेनरिक क्या होता है, अब इसके बाद पढ़ेंगे, कलेक्शन कंप्लीट होने के बाद जेनरिक पढ़ाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को यहाँ पास रिजॉल्व किया गया, कलेक्शन में जेनरिक का कॉन्सेप्ट लाया गया कि टाइप सेफ्टी होगी। स्टूडेंट का रिकॉर्ड, आप ओनली स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करा सकते हैं इसके अंदर, उसके लिए टाइप सेफ होगा।
आप चाहें एम्प्लॉय का डेटा स्टोर कराने के लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कलेक्शन हेट्रोजीनियस टाइप का है, हेट्रोजीनियस समझ में आ रहा है, डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर कर सकता है। जब डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर कर सकता है और हम चाहते हैं कि नहीं सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का ही डेटा स्टोर करे, मीन्स होमोजीनियस टाइप का डेटा बनाने के लिए, होमोजीनियस टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए अगर हमें कलेक्शन बनाना है तो उसके लिए हम टाइप सेफ्टी पर ध्यान देंगे। तो वो टाइप सेफ्टी हम कैसे अचीव करते हैं? जेनरिक यूज करके। ठीक है, टाइप सेफ्टी कैसे अचीव करेंगे यार? हम चाहते अब क्योंकि आपको अब पता चल गया कि सर आपने बोला कि कलेक्शन होमोजीनियस है, सॉरी कलेक्शन जो है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस दोनों टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते। लेकिन मान लीजिए हम डेटा इसमें स्टोर करा दिए डिफरेंट टाइप के डेटा को, और हम कलेक्शन को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि नहीं ये सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन जो है स्टूडेंट आ रहा है तो उसको परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। मीन्स वो डे कलेक्शन जो टाइप सेफ्टी का है ना, टाइप सेफ्टी तो याद रखना, एक तो फर्स्ट जो है एक्शन, दूसरा ये आपको फंक्शनल, ये आप जैसे कि शॉर्टिंग, इंसर्टिंग, डिलीशन, ठीक, अपडेशन, ये सारी चीजें। वॉइस ब्रेक हो रही है? हाँ सर, वॉइस ब्रेक हो रही है। कैसे यार वॉइस किससे ब्रेक हो रही है? अभी नहीं हो रही सर, अभी हो रही पहले। और किसी को कभी कभी हो जाती है? हो रही है सर वॉइस। हाँ वॉइस ब्रेक हो रही है, अभी भी हो रही है? नहीं अब नहीं हो रही सर, ठीक है। ठीक है, कलेक्शन बताओ, कलेक्शन का क्या क्या है, क्या काम क्या क्या है? पहला तो ये देखो, कलेक्शन आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? डायनेमिक मेमोरी प्रोवाइड कर रहा है ना। ये क्या है? ग्रोवेबल नेचर है। एरे क्या है हमारा? फिक्स्ड नेचर है। कलेक्शन क्या है? कलेक्शन जो है हेट्रोजीनियस मींस डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर कर सकता है, लेकिन एरे जो है वो सेम टाइप के डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, एरे क्या होता है? फिक्स्ड नेचर होता है। दूसरा, एरे में अगर हम डिफरेंट टाइप के डेटा स्टोर करने को ट्राई करते हैं, मींस ऑब्जेक्ट क्लास यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट एरे बनाते हैं, तो उस टाइम पर एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वो कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है? टाइप कास्टिंग की, क्योंकि सुपर और चाइल्ड क्लास का रिलेशन बन जाएगा। तो उस टाइम पे क्या होगा? आपका डाउन कास्टिंग आएगी। डाउन कास्टिंग में क्या होता है? आपको मैंडेटरी होता है कि आपको कास्ट करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा? एरर आएगी कंपाइल टाइम पे, है ना। तो ये प्रॉब्लम, तो इस प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व किया गया है किसमें? जावा 7 में इंट्रोड्यूस किया गया है जेनरिक का कॉन्सेप्ट। वो जेनरिक कहाँ है? कलेक्शन में, कलेक्शन फ्रेमवर्क में आपको प्रोवाइड किया गया है जेनरिक कलेक्शन एपीआई। तो तीसरा बेनिफिट क्या है? टाइप सेफ्टी पर भी ये ध्यान देता है, और आपका ग्रोवेबल नेचर है। ग्रोवेबल नेचर है मींस डायनामिक मेमोरी प्रोवाइड करता है। तीसरा जो है ये आपको डिफरेंट टाइप की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। समझ में आया? तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ, कॉमन ऑपरेशन जो होते हैं, जो भी होते हैं, उसके लिए इंसर्ट कराना, डिलीट करना, अपडेट करना, शॉर्ट करना, है ना, तो ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है। प्री डिफाइंड है वो।
हाँ प्री डिफाइंड है। तो मेन आप माइंड में सेट कीजिए कि एरे जो है फिक्स होता है और कलेक्शन जो होता है डायनेमिक होता है। और एरे में क्या है, अगर हम होमोजीनियस टाइप के डेटा स्टोर कर रहे हैं, और कलेक्शन में भी हम क्या कर सकते हैं, होमोजीनियस में सेम टाइप के डेटा स्टोर कर सकते हैं। अगर एरे में हम ट्राई कर रहे हैं हेट्रोजीनियस टाइप के डेटा स्टोर करने के लिए, मान लो डिफरेंट टाइप के डेटा स्टोर करने के लिए, तो आपको रिट्राइव करने में क्या होगा, टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे? तो उस टाइम पर यहाँ पास क्या प्रॉब्लम आ रही है, टाइप कास्टिंग की। मीन्स टाइप सेफ नहीं है। एरे जो होगा टाइप आपका, अगर ऑब्जेक्ट एरे यूज कर रहे हैं तो वो टाइप सेफ नहीं कहलाता है, टाइप कास्टिंग करना पड़ता है। तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पास कलेक्शन यूज कर रहे हैं। कलेक्शन क्या प्रोवाइड करता है आपको, टाइप सेफ्टी का प्रोवाइड करता है। और जो यहाँ पास टाइप कास्टिंग हो रही है, इससे बचने के लिए, टाइप कास्टिंग ना करना पड़े, इससे बचने के लिए जेनरिक का कॉन्सेप्ट है। तो जेनरिक क्या है वो बताएंगे आपको, जेनरिक आगे चीजें। तो ये सारी चीजें क्या है, डिफरेंस है। इंटरव्यू आपसे पूछता है कि डिफरेंस क्या है एरे एरे और कलेक्शन में, क्यों हम कलेक्शन यूज करें। ठीक है, तो कलेक्शन के काफी बेनिफिट्स हैं, इसलिए हम कलेक्शन यूज करते हैं रियल टाइम प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो कलेक्शन क्या है, कलेक्शन एक, हाँ कलेक्शन एक क्या है, एक स्टोरेज एरिया है, जिसको हम सिंपली भाषा में बोले कि एक कंटेनर है जिसका हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कराने के लिए, है ना। समझ में आया? कलेक्शन collection is a container which is used to store a group of objects, group of objects which is used to store group of objects. Collections are growable. Collections are growable. Can store homogeneous or heterogeneous type element. Homogeneous elements. Homogeneous elements. Collection framework provides predefined methods to perform common operation
collection framework provides predefined method to perform common operation like insert, update, delete, short, insert, delete, short, or retrieve, insert and retrieve, delete, short, और भी है etc. देखो कलेक्शन में सबसे पहले हमें जानना है कि जो कलेक्शन एक क्या है। कलेक्शन एक इंटरफेस है, सिंपल, ठीक। इंटरफेस सबसे इसका कितना टाइम हो गया यार? 10 बज रहा है। हेलो, यस सर। हाँ सर। टाइम ज्यादा हो गया। चलो देखो, अभी मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ। हायरार्की कल देखेंगे डेप्थ में। सिंपल देखो, सिंपल क्या है? कलेक्शन जो है एक क्या है, एक इंटरफेस है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आई मीन्स इंटरफेस, ठीक है। कलेक्शन एक इंटरफेस है। इसकी जो चाइल्ड है, चाइल्ड इंटरफेस कौन कौन सी है? इंटरफेस लिस्ट इंटरफेस, दूसरा सेट इंटरफेस, उसके बाद क्यू इंटरफेस, और एक आता है डी क्यू इंटरफेस, क्यू एंड डी क्यू इंटरफेस, क्यू एंड डी क्यू इंटरफेस। ये सारे क्या है? इंटरफेसेस हैं जो कि प्रीडिफाइंड है। कलेक्शन की जो चाइल्ड है, चाइल्ड इंटरफेस है, वो कौन कौन सी है? लिस्ट, सेट, क्यू एंड डी क्यू। डी क्यू, ठीक है। लिस्ट के पास है। अब लिस्ट और सेट जो है वो है क्या? लिस्ट प्रोवाइड करता है कुछ क्लासेस, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास। लिस्ट की जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास है वो है कौन कौन सी है यार? लिस्ट की जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास है वो है वेक्टर, स्टैक, array list and linked list। इसके आगे मैं सी लिख रहा है, इसका मतलब क्लास है।
ये आते हैं किसके अंदर, लिस्ट इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन क्लास। आवाज आ रही है यार? हेलो, यस सर। जी सर आ रही है सर। बीच में रिप्लाई देते रहना है यार, क्या कि इंटरनेट का इश्यू आप लोग बता रहे हो तो शायद। यस सर। ठीक है, सेट की इंटरफेस क्या है? सेट की इम्प्लीमेंटेशन क्लास, सेट इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन क्लास कौन कौन सी है? सबसे पहले आता है इसका हैश सेट, हैश सेट, हैश सेट क्लास में हैश सेट, हैश सेट और शॉर्टेड सेट, शॉर्टेड सेट, शॉर्टेड सेट और लिंक्ड हैश सेट, लिंक्ड हैश, लिंक्ड हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा है बचा? टी सेट, टी सेट। ठीक है, ये किसके अंदर आते हैं? सेट इंटरफेस के अंदर। क्यू इंटरफेस की जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, कौन कौन सी है इम्प्लीमेंटेशन क्लास? ये एक आता है प्रायोरिटी क्यू, है ना? प्रायोरिटी, प्रायोरिटी क्यू, प्रायोरिटी क्यू ये क्या है? क्लास है। इसकी क्यू इंटरफेस की, डी क्यू इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन क्लास क्या है? एरे डी क्यू, एरे डी क्यू, ये क्या है? इसकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक। इसका सेट क्या है? पूरे हायरार्की कल आपको डिस्कस करेंगे, कल बताएंगे। सिंपल, आप सिंपल आप ये देखिए, इसमें क्या है? एक लिस्ट है, एक सेट है, क्यू एंड डी क्यू। क्यू और डी क्यू को अब लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे, पहले भी लेके चलेंगे लिस्ट के बारे में। लिस्ट सेट, लिस्ट सेट के अंदर लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन क्लास क्या है, सेट का इम्प्लीमेंटेशन क्लास क्या है, ये कंप्लीट आप ये और ये कलेक्शन तीनों चीज समझने के बाद जब आपका एक फ्लो सेट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक क्यू, डी क्यू, मैप, हैश मैप और मैप को भी देख लो। मैप, मैप एक्चुअली मैप देखेंगे लास्ट में, बट मैं यहाँ एक कलेक्शन और मैप दोनों का डायग्राम बना रहा हूँ। मैप एक क्या है? इंटरफेस है। मैप, मैप और कलेक्शन में डिफरेंस क्या है? मैप और कलेक्शन जो हम यूज कर रहे हैं, चलो आपको बताएंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये जो है एक्चुअली ये क्या है? सिंगल ऑब्जेक्ट पे मीन्स विदाउट क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिटी। डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट स्टोर्ड होता है उस पर वर्क करता है, लेकिन मैप जो होता है ये आइडेंटिटी पे वर्क करता है। इसकी एक क्या होती है? की और वैल्यू होती है। कोई आइडेंटिटी आप पास करोगे, जैसे कि आईडी, आईडी जब तक आप पास नहीं करोगे तब तक वो उसका डेटा नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट आप कलेक्शन क्या है? डायरेक्ट डेटा को नेम आप पास की नेम दे देगा, यहाँ आईडी पास करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैप जो होता है की एंड वैल्यू का पेयर फॉर्मेट कहलाता है, की और वैल्यू दिया जाता है। तो ये इसमें इसकी स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है, दोनों में बताएंगे क्या डिफरेंस है, ठीक है।
तो अभी मैप का सिंपल मैं क्लासेस बता रहा हूँ, कौन कौन सी क्लासेस है। मैप में क्या है यार, हैश टेबल ये क्या है आपकी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास किसकी है, मैप इंटरफेस की। दूसरा हैश मैप, ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास है। तीसरा जो है, और कौन सा है, तीसरा जो है, तीसरा कौन सा है, ट्री मैप ना, ट्री मैप। ट्री मैप ये क्या है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, ठीक है। और एक इंटरफेस है, वो इंटरफेस जो मैप की जो सब इंटरफेस है, मींस चाइल्ड इंटरफेस बोलते हैं, वो कहलाता है शॉर्टेड मैप। शॉर्टेड मैप एक ये है, ये इंटरफेस, ये कौन सी सब इंटरफेस है मैप के अंदर, इंटरफेस शॉर्टेड इंटरफेस। इसमें थोड़ा सा चेंजेस क्या है कि ये डायरेक्ट इसके अंदर नहीं आता है, ठीक है। इस तरह से इसमें भी है यार, सॉर्टेड में यहाँ पर जो आप पढ़ रहे हैं ना, देख रहे हैं यहाँ पर सॉर्टेड सेट जो है वो क्लास नहीं है एक्चुअली, यहाँ पर इंटरफेस है जो को बता रहा हूँ। इसकी जो हायरार्की बनेगी ना, ऐसे बनेगी, थोड़ा सा देखो, ये डायरेक्ट मैप की इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, और ये जो है इसकी जो है सब क्या है, इंटरफेस है, सब क्लास, सब इंटरफेस है। और इस इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन क्लास जो है ये ट्री मैप है। शॉर्टेड मैप की इम्प्लीमेंटेशन क्लास के ट्री मैप। इस तरह से यहाँ जो है ये शॉर्टेड सेट मैंने यहाँ पास क्लास लिखा, जबकि ये क्लास नहीं है, ये क्या है, कंट्रोल एक्स हैश सेट लिंक्ड हैश सेट, ये क्लास है। ये जो आता है शॉर्टेड सेट जो है ये इंटरफेस है ना। सॉर्टेड सेट क्या है, इंटरफेस है, सेट इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन से क्या किया गया, एक्सटेंड किया गया। ठीक है, इंटरफेस है। तो ये जो इंटरफेस है ना, ये ट्री जो है इसके अंदर आता है, किसके, इसके अंदर आएगा। ये डायरेक्ट इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास इन दोनों क्लास की, और ये जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास। शॉर्टेड सेट जो है किसका है, इसका ट्री सेट का। मेनली इसका जो यूज होता है शॉर्टिंग के लिए, नाम से पता चल रहा है ना, शॉर्टेड जो होता है शॉर्टिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरह से शॉर्टेड मैप है तो ट्री मैप, शॉर्टेड सेट इंटरफेस है तो इसके लिए ट्री सेट एक अलग से बनाया गया, ठीक है। कलेक्शन फ्रेमवर्क जो है, कलेक्शन एपीआई, इसके पास कुछ क्या है, प्रीडिफाइंड मेथड है जो सभी के लिए क्या है, कॉमन है। लेकिन लिस्ट के पास कुछ एक्स्ट्रा मेथड है जो सिर्फ किसके लिए, इनके लिए कॉमन है। वेक्टर के पास कुछ मेथड है जो सिर्फ वेक्टर क्लास के लिए कॉमन है। तो इसलिए क्या किया गया है, रीयूजेबल। आपको मालूम है एक्सटेंड का मतलब क्या है, एक्सटेंड कीवर्ड्स का मतलब रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड कराना। तो यहाँ पास क्या किया गया है, वेक्टर क्लास में सारे मेथड ना देके इसमें क्या किया है, एक कॉमन इंटरफेस बनाया गया। तो कॉमन इंटरफेस कलेक्शन बनाया गया है, और इसके लिए जो लिस्ट से रिलेटेड
जो मेथड है वो लिस्ट में रखा गया इंटरफेस में, जो सेट से रिलेटेड है सेट। अब लिस्ट और सेट है क्या? लिस्ट और सेट क्या है? लिस्ट मीन्स जो है कि ये वो फीचर प्रोवाइड करता है कि आप डेटा को ऐड कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। जो सारे ऑपरेशन सेट को मिल रहा है वो लिस्ट को भी मिलेगा। वो कॉमन ऑपरेशन सभी को मिलेगा, है ना, यहाँ पर दिखा है ना। कलेक्शन फ्रेमवर्क प्रोवाइड प्री डिफाइंड मेथड्स टू परफॉर्म कॉमन ऑपरेशन लाइक इंसर्ट, टाइप, डिलीट, सेट को भी मिलेगा। तो इसके पास कुछ अलग से जो मेथड है वो लिस्ट के पास जो है मेथड, वो जैसे कि आपको ऐड करना है, ऐड ऑपरेशन। ऐड ऑपरेशन में क्या है कि आप डेटा को ऐड कर सकते हैं। सेट ऑपरेशन, सेट भी डेटा ऐड कर सकता है, लेकिन जो इनका स्टोरिंग कैपेसिटी है, मीन्स स्टोर करना है, कैसे स्टोरिंग स्टोर करना है। लिस्ट जो स्टोर करता है डेटा को, वो सिर्फ और सिर्फ क्या स्टोर करता है आपका, सॉरी, ये स्टोर करता है आपका डुप्लीकेट डेटा, यूनिक डेटा। आप कैसे भी दोगे स्टोर कर देगा। मतलब कहने का मतलब ये सिंपल, यूनिक तो होता ही है, डुप्लीकेट डेटा भी ये स्टोर कर सकता है लिस्ट। डुप्लीकेट मीन्स एक ऑब्जेक्ट आपने सेम पास किया, फिर दूसरा भी सेम पास कर दिया, तीसरा भी सेम पास कर दिया, चौथा भी सेम, तो सभी को सभी स्टोर कर देगा। लेकिन सेट इंटरफेस जो है वो, अगर आपने एक बार ऑब्जेक्ट सेम पास किया, दूसरा स्टोर कराना चाहेंगे, अगर वो डुप्लीकेट होगा तो स्टोर नहीं करेगा। सेट में क्या है यार, लिस्ट में डिफरेंस क्या है? लिस्ट इंटरफेस कंटेन करता है डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट, और सेट इंटरफेस ये डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट कंटेन नहीं कर सकता। समझ में आया डिफरेंस क्या है? डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट मतलब समझ रहे हो, डुप्लीकेट डेटा है, ठीक है। अगर आपने इसमें 10 स्टोर किया, फिर से आपने 10 स्टोर किया, 10 स्टोर हो गया, डुप्लीकेट है ना। लेकिन इसमें क्या है, एक बार आपने 10 स्टोर किया, दोबारा आप 10 करेंगे तो नहीं स्टोर होगा, बोले क्या है, डुप्लीकेट है। ओनली वन टाइम 10 स्टोर हो गया, फिर इसके बाद 20 स्टोर होगा, फिर 30 स्टोर होगा। तो जब वन टाइम स्टोर होगा, इसीलिए तो इसमें हमारे पास क्या दिया गया, सॉर्टिंग की कैपेसिटी, सॉर्टिंग का फीचर दिया। क्योंकि जब यूनिक होगा तभी तो सॉर्टिंग होगी यार, डुप्लीकेट होगा तो कैसे करेंगे सॉर्टिंग है। तो इसमें हाँ, तो इसमें हमेशा याद रखना, सेट जो होता है यूनिक डेटा स्टोर करता है, लिस्ट जो है डुप्लीकेट डेटा स्टोर कर सकता है, ठीक है। दोनों में ये डिफरेंस है कि इसमें अब अगर आप डुप्लीकेट देना चाहेंगे तो स्टोर कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सेट डुप्लीकेट डेटा स्टोर करता ही नहीं है, डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर नहीं करेगा। ये है दोनों में डिफरेंस। हाँ, इनके पास क्या है, वेक्टर, स्टैक, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस है। कल मैं आपको बताऊंगा इनका क्या रोल है, कैसे डेटा स्टोर करते हैं, और भी कलेक्शन के मेथड देखेंगे। तब इसके बाद मेथड्स के बारे, लिस्ट के मेथड्स, सेट के मेथड, इनका यूज, फिर वेक्टर, ये वेक्टर की क्लासेस, उसके मेथड्स, स्टैक का क्या यूज है, ये लेगेसी क्लासेस है, इसको इटरेट कैसे करते हैं, एनुमरेशन क्या है, इटरेशन क्या है, ये सारी चीजें, लिस्ट इटरेटर क्या है, तीनों चीजों में डिफरेंस, कंपेरेबल, कंपैरेटर क्या है, ठीक है, क्लोनेबल क्या है, सीरियलाइजेबल क्या है, ठीक है, सीरियल आईडी क्या है, ये सारी चीजें कलेक्शन में हम देखेंगे। जो सारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आप, ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछे जाने वाला है। तो आज के लिए इतना रहने दे, कल कलेक्शन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक समझ में आया? क्लियर हुआ यहाँ से? हाँ सर, क्लियर है सर। यहाँ तक कोई डाउट? एक्चुअल आपको यूज समझ में आया ना, क्या है यूज इसका कलेक्शन का? ये अभी हेलो, हाँ हाँ बोलो।